अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स का, वो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मेटल। पीछे जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, और रेडियो एक्टिविटी क्या थी, उससे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो कौन कौन सी रेडिएशन निकाल रहे थे। तो उसके लिए ये टॉपिक समझने के लिए पहले आपने वो वाला टॉपिक समझना है। पिछली वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है। चलिए देखते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या हमने करना है कि जब रेडिएशन किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो क्या बिहेवियर शो करेंगी। आज हमने वो टॉपिक करना है। रेडिएशन जो हमारे पास थी वो 3 टाइप की थी। एक फर्स्ट जो निकल रही थी, जिनको हमने नाम दिया था अल्फ़ा रेडिएशंस का, और दूसरी जो थी हमारे पास बीटा रेडिएशंस थी, थर्ड गैमा। ये 3 तरह की रेडिएशन जो हैं एमिट हो रही थी, ठीक है। और हमने देखा था अल्फ़ा रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज थी, बीटा रेडिएशन नेगेटिवली चार्ज थी, और गैमा रेडिएशन चार्जलेस थी। चार्जलेस थी इसी वजह से ये रेडिएशन कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती थी। नेगेटिवली चार्ज हैं तो हाईली डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, स्कैटर्ड भी हो सकती हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं। पॉजिटिवली चार्ज हैं तो हम देखेंगे कि जो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं उनका मैस एज़ कम्पेयर टू बीटा और गैमा रेडिएशन ज़्यादा होता है। जिन रेडिएशन का जिसका मैस ज़्यादा होगा वो जाहिर सी बात है वो डिफ्लेक्ट इस तरह नहीं हो पाएंगी जिस तरह नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्ट होती हैं। उसके बाद ये तो चार्जलेस से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी रेडिएशन जो है अल्फ़ा पार्टिकल, अभी सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल की। जब ये किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो क्या बिहेवियर शो करेंगी। तो अल्फ़ा पार्टिकल जब भी किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है उस मीडियम के अंदर, उसके बाद रेस्ट पे आ जाता है। हमारे बुक पे ये डेफिनेशन लिखी है, अल्फ़ा पार्टिकल जब भी ट्रैवल करेगा किसी भी वेल डिफाइन मीडियम में और कोई डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो वो जो डिस्टेंस इन अल्फ़ा पार्टिकल ने कवर किया है, वेल डिफाइंड डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी मीडियम में से कोई डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे रेंज। अब सबसे पहले एक और बात याद कर ले कि अल्फ़ा पार्टिकल का मैस ज़्यादा होता है देन बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो जो ज़्यादा मैसिव होती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं। सबसे कम पेनिट्रेट ये है, उसके बाद बीटा इस अल्फ़ा से ज़्यादा है, ग्रेटर पेनिट्रेशन, देन अल्फ़ा, उसके बाद थर्ड गैमा। गैमा रेडिएशन क्या है? हाईली पेनिट्रेटिंग, देन अल्फ़ा एंड बीटा। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग है आपके पास वो गैमा रेडिएशन है, उसके बाद बीटा है, फिर उसके बाद अल्फ़ा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब भी कोई भी रेडिएशन
अभी सिर्फ अल्फ़ा की नहीं मैं बात कर रही, कोई भी रेडिएशन जब भी इंटरेक्ट करेगी किसी भी मैटर के साथ और क्लाइड करेगी तो वहाँ पे आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा। आयनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है बच्चों कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये आपके पास कोई एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हमारे पास रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन जब इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो अगर इंटरेक्ट करते हुए वो यहाँ से अगर उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी और यहाँ से इसको एनर्जी देगी नहीं, सॉरी बच्चों, कि मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमने रेडिएशन दी है इसकी एनर्जी ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू इसके, तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, तो वो अपने साथ ले जाएगा और अपने आप को स्टेबल कर देगा। अल्फ़ा पार्टिकल मैंने आपको बताया कि लार्ज मैस रखते हैं। अब मैं बात करूँगी अल्फ़ा पार्टिकल की, ठीक है। लार्ज मैस होता है अल्फ़ा पार्टिकल का, ठीक। तो अब अल्फ़ा पार्टिकल जब किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, अब अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर हमने बताया है कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। तो मतलब हमारे पास न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो भी कौन सी चार्ज होते रखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो मतलब जब पॉजिटिव आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। अब जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो उसके न्यूक्लियस के करीब नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूक्लियस की तरफ से एक रिपल्शन मिल रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव आपस में ये क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं, इसको एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो इसी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब नहीं जा पाते, बल्कि वहीं से ही डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और अपनी एक पाथ ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है रास्ते में जो उनको मिले उसको वहाँ से निकाल के और अपने आप को स्टेबल कर देते हैं, और इसके बाद कुछ ही डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। अब हम आपको याद हो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या है, वो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम है, ठीक। तो वहाँ से इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो लेगा इस एटम से और ये हीलियम पार्टिकल बन जाएगा, हीलियम एक एलिमेंट बन जाएगा और कुछ डिस्टेंस जाके ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगा। अब मैंने आपको बताया शुरू में कि वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ये वो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पॉजिटिवली चार्ज है तो न्यूक्लियस उसको अपने पास भी नहीं आने देगा। अब उसके बाद जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो 7000 टाइम मैसिव है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल का मैस इलेक्ट्रॉन से 7000 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो रेंज है, रेंज की भी कुछ डिपेंडेंस है। रेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहले रेंज डिपेंड करती है, अगर पार्टिकल की बात करें, 2 चीज़ें यहाँ बात कर रही होंगे हम लोग, एक तो पार्टिकल की, दूसरा मीडियम की, क्योंकि हमने अभी देखे इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं ना मैटर और रेडिएशन की, ठीक है। तो यहाँ मैटर जो है उसकी भी बात होगी और रेडिएशंस की भी बात होगी। अच्छा, पार्टिकल की चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी रेंज, उसके मैस के ऊपर डिपेंड करेगी रेंज, और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा जो मीडियम है, मीडियम की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी रेंज, कि कितना मटेरियल डेंस है, मीडियम डेंस है। उसके बाद आयनाइजिंग पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करेगी रेंज। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल की तरफ। अभी मैंने आपको बताया अल्फ़ा पार्टिकल मोर मैसिव है, कितने 7000 टाइम
देन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ये, सेकंड उसके बाद इस हैवी मैस की होने की वजह से, और दूसरा क्या है कि जब वो ज़ाहिर सी बात है इसका मैस ज़्यादा है, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होगा तो उसको इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन सफ़र नहीं करने पड़ेगी ड्यू टू हैवी मैस, तो नॉट सफ़र एनी डिफ्लेक्शन ड्यू टू देयर हैवी मैस। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जब ये ट्रैवल होके, अभी मैंने ये बात बताई थी आपको, जब ये ट्रैवल होके आएगा तो आगे इसको एक और चीज़ फेस करनी पड़ेगी, वो न्यूक्लियस की तरफ से रिपल्शन। न्यूक्लियस की तरफ से रिपल्शन इसकी फेस करने की वजह से ये न्यूक्लियस के करीब नहीं जा पाएगा, बल्कि उसके दूर ही से ही वहाँ से सीधा स्ट्रेट जाके बाहर इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, तो न्यूक्लियस की तरफ ये क्लोज बिल्कुल नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो डज नॉट अप्रोच, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, डज नॉट अप्रोच द न्यूक्लियस, क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंटेंस आयनाइजेशन जो शो कर रहा है वो अल्फ़ा पार्टिकल है। अभी बताती हूँ आपको इंटेंस आयनाइजेशन क्यों ये शो करता है। एंड इंटेंस आयनाइजेशन शो करने के बाद सीधे स्ट्रेट ट्रैवल करने के बाद जब वो लूज़ कर देगा एनर्जी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, और वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके मीडियम से, और ये एक न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल बन के रेस्ट पे आ जाएगा। न्यूट्रल का मतलब इसका ऑटोमोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जब भी किसी मीडियम से टकराएगा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैप्चर करने के बाद अपने आप को स्टेबल कर देगा कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, और लूज़ कर देगा एनर्जी। ठीक है, अपने ऑटोमोशन को कंप्लीट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है जिससे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और अपने आप को स्टेबल कर दिया, ये कहलाता है आयनाइजेशन। कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और ये आयनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो इंटेंस आयनाइजेशन शो करती है अल्फ़ा पार्टिकल। तो जो लेस पेनिट्रेटिंग होंगी तो याद रखिएगा आप वो सबसे ज़्यादा इंटेंस आयनाइजेशन शो करते हैं। अब आपको मैंने ये बताया था कि ये जो टेबल लिखा, अल्फ़ा रेडिएशन लेस पेनिट्रेटिंग है पर इंटेंस आयनाइजेशन शो करते हैं, ये लेस करते हैं, ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर करते हैं, क्योंकि हमने ये बताया था कि ये चार्ज लेस होती हैं। ठीक है, और इसके बाद बिल्कुल स्मॉल जो है मेरे ख्याल से आयनाइजेशन शो ही नहीं करते, या फिर जो भी अभी आगे हम इसमें देखेंगे बिल्कुल स्मॉल सी आयनाइजेशन शो करेंगे गैमा रेडिएशंस। ठीक है, ये था हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। अब आगे जाते हैं बीटा पार्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों जो बीटा पार्टिकल हैं। बीटा पार्टिकल सबसे पहले बात 100 टाइम लेस इनकी आयनाइजेशन होती है देन अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत 100 टाइम लेस आयनाइजेशन करते हैं ये। तो अब उसके बाद इस 100 टाइम लेस आयनाइजेशन की वजह से इनकी 100 टाइम रेंज भी क्या है, मोर है। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब कि लेस आयनाइजेशन होने की वजह से इनकी रेंज भी ज़्यादा है। कैसे, आप देखें बच्चों, यहाँ मैंने अब बात की थी अल्फ़ा पार्टिकल की, जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके
और वो लेने के बाद ट्रैवल करता है, थोड़े से ही डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, एनर्जी लूज़ कर देता है, और क्योंकि उसका ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। इस बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है। इसके बाद आपको ये बताना था, बीटा पार्टिकल का मैस लेस होता है, लेस मैस है। लेस मैस होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं मीडियम में से। जब भी ये कोलिजन करेंगे मीडियम के साथ तो वो क्या हो जाएगा, इजीली डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इजीली डिफ्लेक्टेड होने की वजह से इनकी जो पाथ रहती है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं रहती। मतलब अगर एक आ रही है, बीटा पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो कभी भी ऐसे सीधे होके नहीं गुजरेंगे। अगर वो यहाँ इस मीडियम के साथ टकराएंगे, इस मीडियम के साथ टकराने की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका मैस जो होता है वो कम होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको जो इनका पाथ है नॉट स्ट्रेट, पाथ इनका स्ट्रेट नहीं रहेगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगलिंग और स्कैटरिंग का सामना करना पड़ता है, स्कैटर हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो बीटा पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल की जो रेंज है बच्चों, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ये चीज़ मैं आपको एक बता रही थी। वो क्या था कि ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, जो हमारे पास बीटा पार्टिकल है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ आपने देखा था कि उसके रिपल्शन न्यूक्लियस की तरफ मिल रही थी अल्फ़ा पार्टिकल को, तो उसने वहाँ से ही उसको करीब आने नहीं दिया न्यूक्लियस ने। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये जो बीटा पार्टिकल हैं ये जो है इस न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद मतलब अब ये इस मटेरियल के अंदर तक लाइट जा सकती है। उसके बाद फिर ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं और नेक्स्ट जो है कुछ टाइम बाद जो है स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप होने के बाद हम वो डिस्टेंस कहते हैं कि वो रेंज है। अब ये जो मटेरियल इसके अंदर तक पेनिट्रेट होके गया, इस पेनिट्रेशन का डिस्टेंस, ये डेप्थ अगर हमने फाइंड कर ली तो हम इसकी रेंज भी बता सकते हैं। पीछे अल्फ़ा पार्टिकल में आपको एक बात मैंने बताई थी कि अल्फ़ा पार्टिकल लेस पेनिट्रेटिंग है देन बीटा पार्टिकल ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। उसकी वजह यही है क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो क्या हैं, नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो न्यूक्लियस जो है भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसी वजह से वो न्यूक्लियस के करीब नहीं जा सकते। और तो इसी जो वो रेडिएशन है अल्फ़ा पार्टिकल की, तो अल्फ़ा पार्टिकल की रेडिएशन न्यूक्लियस के करीब नहीं जा सकती, इसीलिए हम कहते हैं कि वो लेस पेनिट्रेटिंग है, उस मटेरियल के अंदर तक नहीं जा पाती हैं देन बीटा पार्टिकल इसके अंदर तक चली जाती हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो मीडियम है उसकी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है रेंज। तो अगर मटेरियल डेंस होगा तो रेंज स्मॉल होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है हमारा आ जाता है गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशन का क्या है, इसकी तरफ जाने से पहले एक और बात सुन लें। हमने देखा यहाँ आपको बताया गया जो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स हैं वो कह रहा है एक्स रेज़ के फोटोन को एमिट करते हैं। कैसे करते हैं अभी बताती हूँ। अब ये आपके पास है एटम। अगर आपको पीछे एक्स रेज़ वाला टॉपिक अगर याद हो तो वही चीज़ मैं अभी रिपीट करने वाली हूँ। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो लाजमी देखें जिसमें हमने एक्स रेज़ के बारे में पढ़ा था। अब क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हैं, आपको मैंने बताया था ये जो फर्स्ट शेल है वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं।
तो उनको यहाँ से निकालना आसान काम नहीं होता। तो हमने क्या किया था कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो या इसके इक्वल हो, उसको इससे थोड़े से ज़्यादा हो, उसको हमने इसके ऊपर बम्बार्ड किया था। तो उसने उसको क्या किया था, इस शेल में से कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया था। नॉकआउट करने के बाद उसने पीछे जब इसको निकाला तो पीछे उसने एक फोटोन जो है एनर्जी जो है रिलीज़ कर दी थी। वो एनर्जी हमने कहा था कि वो एक्स रेज है। वो फोटोन जो रिलीज़ हुआ वो एक्स रेज फोटोन है। वही बात हो रही है जब अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स, ये क्या है, रेडिएशंस हैं, फोटोन हैं, इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन ये इलेक्ट्रॉन जब क्या करेंगे, इस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे और इसके टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे इस शेल में से। उसके बाद रिमूव करने के बाद वो कुछ फोटोन एमिट करेंगे, वो फोटोन हम कहलाएंगे एक्स रेज फोटोन्स। ठीक है, इसकी बिना पर जो फोटोन किसके, अब हम बात करें एक्स गैमा रेडिएशन के बारे में। ठीक है, अब जब भी गैमा रेडिएशन के फोटोन इंटरेक्ट करेंगे किसी भी मैटर के साथ तो 3 तरह की वो प्रोसेस शो करेंगे। 3 वेज, 3 तरह के तरीके हैं उनकी मैटर के साथ इंटरेक्ट करने की। सबसे पहले अगर जो हमारी एनर्जी है अगर लेस देन होगी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तब जो डोमिनेंट प्रोसेस होगा उस टाइम जो फोटोन को रिमूव करेंगे वो डोमिनेंट प्रोसेस होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर एनर्जी जो है इंटरमीडिएट होगी तब जो डोमिनेंट प्रोसेस होगा कॉम्पटन इफेक्ट होगा। अब ये बात आ रही थी, अब ये जो फोटोन है वो किस एनर्जी से आ रहे हैं और किस इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, वो एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, एनर्जी डिफरेंट होगी तो जाहिर सी बात है इफेक्ट डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन ये तीनों पढ़े हैं। और इसमें हमने देखा है कि हर तरह की डिफरेंट टाइप की किसी में हम एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, किसी में जो है जो गैमा रेज प्रोड्यूस हो रही हैं और किसी में सिर्फ नॉर्मल जो है लेस एनर्जी की रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जब हायर एनर्जी की बात होगी, हायर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की, तब जो डोमिनेंट प्रोसेस होगा वो हमारा पेयर प्रोडक्शन होगा। अब मैथमेटिकल फॉर्म एक है जो आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ इसकी इक्वेशन आप ये याद रखनी है कि जो हमारी इंटेंसिटी है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई नॉट के e⁻μx के। ये आपने एक रिलेशन याद करना है। दो आई नॉट है ये ओरिजिनल इंटेंसिटी है, आफ्टर पासिंग थ्रू सम डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x से जब पास होगी और इन द मीडियम तो इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये आपके पास कौन सी इंटेंसिटी है जो रिड्यूस हुई है, ये ओरिजिनल इंटेंसिटी। और ये किसी भी मटेरियल से गुजरने के बाद जो डिस्टेंस x कवर किया उसकी वजह से जो इंटेंसिटी डिक्रीज़ हुई वो इसके इक्वल होगी आई ना e⁻μ×x। जो ये म्यू है आपके पास लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, म्यू इज लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, ऑफ द मीडियम। सो ये जो कोफिशिएंट है वो फोटोन की एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करेगा और मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। म्यू डिपेंड अपॉन एनर्जी, ऑल्सो किसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी के, और उसके बाद मीडियम के ऊपर भी। ठीक है,
अब यहाँ जब लाइट जो भी रेडिएशन गुजरेंगी किसी भी मैटर के साथ, जब जिस इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से आ रही है, जाहिर सी बात है वो यहाँ इस मीडियम से गुजरने के बाद वो सेम इंटेंसिटी नहीं रहेगी, तो उसकी इंटेंसिटी जाहिर सी बात है डिक्रीज़ या होगी, कम होगी, क्योंकि मीडियम के ऊपर भी ये डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, मीडियम आया कि डेंसर है या ज़्यादा डेंसर है या कम डेंस है। उसके बाद बच्चों एक और चीज़ यूज़ की गई है बाय यूजिंग अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशन, वो ये है कि फ्लोरेसेंस क्या चीज़ होती है। फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करने के लिए ये 3 रेडिएशन यूज़ की जाती हैं। आपने फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन याद रखनी है। फ्लोरेसेंस क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जॉर्विंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, वो क्या करते हैं फ्लोरेसेंस में कि वो जो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट है उनको अब्जॉर्ब करती है और उसके बाद रे एमिट करती हैं लो फ्रिक्वेंसी की लाइट्स को। एब्जॉर्ब कर लेती हैं हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को, जब वो एमिट करती हैं तो लो फ्रिक्वेंसी की लाइट्स को एमिट कर रही होती हैं। तो ये आपके पास है फ्लोरेसेंस। आपने देखी होंगी जो समुंदर में होते हैं कुछ एनिमल्स, वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आजकल भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो आपने इसको लाजमी गूगल करना है, तो आपने देखना है कितनी प्यार अच्छे से कलर दिखाई दे रहे होते हैं, और वो कलर जो हैं किस रीजन में लाई कर रहे होते हैं, विजिबल रीजन की। ठीक है, तो विजिबल रीजन की लाइट जो है एमिट करते हैं, जो हमें दिखाई दे रही होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक्स रेज या गैमा रेज की ऐसी लाइट हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, इन लाइट को अब्जॉर्व करने के बाद वो विजिबल रीजन की लाइट को एमिट कर देती हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बस यहाँ तक ही था बच्चों, बहुत गंदा मैंने लिखा, बस होप सो कि आपको समझ आ गया हो। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, घर में रहें और जो है अच्छा पढ़ें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। बाकी जो है फ़िलहाल आज का इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।